नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सीडीपी की क्लास में। और आज हम लोग सीडीपी के अंतर्गत बात करेंगे शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजिम्स। इससे पूर्व हम लोगों ने बात किया था शिक्षा और शिक्षण क्या है, शिक्षण के चर कौन से हैं। 3 चर की हमने बात किया था। कौन कौन से? स्वतंत्र, आश्रित और मध्यस्थ चर, अर्थात इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स की बात की। फिर शिक्षण के सोपान या शिक्षण की अवस्थाओं की बात की, स्टेजेस और फेजेस ऑफ टीचिंग की बात की, जिसमें 3 फेज आपके प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। और इनसे संबंधित कौन सी शिक्षण क्रियाएं हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने किया। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टीचिंग मैगजिम्स या शिक्षण सूत्र। तो जैसा ट्राइपोलर प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था, ट्राइपोलर में कि आपका कंटेंट, टीचर और स्कॉलर, तो इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य इंटरैक्शन होता है। इनके मध्य क्या होता है? इनके मध्य इंटरैक्शन, या हम कह सकते हैं कि इनके मध्य अंतःक्रिया होती है। अब टीचर और स्कॉलर के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, वह इंटरेक्शन क्या करता है? वह एक सिचुएशन क्रिएट करता है और उसी सिचुएशन से बच्चा क्या करता है? बच्चा लर्निंग करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, या यूं कह दें कि आपके मन में भी यह एक जिज्ञासा बन रही होगी कि यह सिचुएशन कैसे क्रिएट होगा, ये इंटरेक्शन किस तरह से करेगा। तो जब हम बात करते हैं कि किसी भी कक्षा शिक्षण में जो सब्जेक्ट टीचर है, विषय शिक्षक है, तो अब उसके सामने कुछ प्रश्न उठते हैं। वो क्लास टीचिंग करने के पहले उसके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं कि यहाँ पर जो ये टीचर और स्कॉलर के मध्य इंटरेक्शन होगा, कंटेंट, और इसमें हमने बताया था कि कंटेंट के साथ आपका मेथड, टीचिंग मेथड, टीचिंग डिवाइस और मैगजिम्स, या ओवरऑल कह दें कि जो टीचिंग स्ट्रेटजी टीचर फॉर्म करता है, तो उसको बनाने में, यानी अपनी प्लान तैयार करने में, योजना बनाने में उसे कई प्रश्नों को करना होता है, या यूं कह दें कि शिक्षक में के मन में वो प्रश्न उठता है। तो सबसे पहली चीज कि मूल पाठ का प्रारंभ। मान लीजिए अब कंटेंट है, अब टीचर को पढ़ाना है, तो सबसे पहला प्रश्न उसके मन में उठेगा कि जो हमारा मूल पाठ है, टॉपिक है, प्रकरण है, उसका मूल पाठ का प्रारंभ वह कैसे करे। एक प्रश्न उसके मन में आया कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए। फिर दूसरा प्रश्न उसका आता है कि शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए। अगली चीज जो आती है कि शिक्षण, अब दूसरा कि जब वो टीचिंग करेगा, शिक्षण करेगा, तो शिक्षण कब और कैसे। फिर उसके मन में आता है कि बच्चों का ध्यान अपनी ओर हम कैसे आकृष्ट करें, यानी शिक्षक बच्चों का ध्यान अपनी ओर, उसका अटेंशन कैसे ले ले। तो अब यहां पर अगला प्रश्न आता है कि बच्चों का ध्यान क्या करना है? अपनी ओर आकृष्ट या अपनी ओर आकर्षित कैसे, ये एक प्रश्न बनता है। फिर एक प्रश्न और दिमाग में उपज होता है कि विषय और पाठ में बच्चों की रुचि कैसे पैदा करें, जो विषय और पाठ है। यानी फिर अगला प्रश्न, शिक्षक जो भी सब्जेक्ट टीचर, किसी भी सब्जेक्ट का टीचर होगा, तो जो भी विषय है के साथ साथ पाठ में बच्चों की रुचि वह कैसे जागृत करे, यानी उनके अंदर कैसे रुचि को उत्पन्न किया जाए उस विषय के प्रति और उस पाठ के प्रति।
और अंत में कि जो हम लर्निंग मटेरियल ऐड की बात करते हैं, यानी शिक्षण सहायक सामग्री की बात करते हैं, उनका कब, कैसे और कहां प्रयोग हो। तो एक प्रश्न और आता है कि जो टीएलएम है उसका प्रयोग कब, कैसे और कहां। अब इन सारे प्रश्न, जितने भी ये हमारे प्रश्न हैं पांचों, यहां से लेकर यहां तक आपके, यह सारी चीजें किससे संबंधित हैं, यह सब इस इंटरेक्शन, और हम फेज की बात किए थे, इंटरेक्टिव फेज। तो जो इंटरेक्शन जब होता है, यानी टीचर का क्लासरूम में इंटर होना, उसका प्रवेश करना, इंटरेक्टिव फेज का प्रारंभ होना। तो अब उस इंटरेक्शन में उसके मन में यह विचार, यह एक कौतूहल, एक प्रश्न के रूप में गूंजता है कि मूल पाठ का प्रारंभ कैसे करे, वो शिक्षण कब और कैसे करे, फिर बच्चों का ध्यान अपनी ओर हम कैसे आकृष्ट करें, यानी शिक्षक कैसे आकृष्ट करें, फिर विषय और पाठ में बच्चों की रुचि को कैसे जागृत किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और टीएलएम का प्रयोग कब, कैसे और कहां किया जाए। तो इन्हीं सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद हैं, मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद, इन लोगों ने, मनोवैज्ञानिक और जो हमारे शिक्षाविद हैं, तो इन जिज्ञासाओं के या इन प्रश्नों के समाधान के लिए, ये जो जिज्ञासाएं हैं, ये क्या है, ये किसकी जिज्ञासा है, यह उस शिक्षक की जिज्ञासा है। यह क्या है, उस शिक्षक की जिज्ञासा है या उसके मन में उठा हुआ प्रश्न है। तो शिक्षाविदों ने अपने अनुभव और विचारों को सूत्र के रूप में, उन्होंने, कौन, मनोवैज्ञानिक और विचारकों ने, किसे, अपने अनुभव और विचारों को क्या किया, इसे एक सूत्र के रूप में दिया, एक सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे हम आप क्या कहते हैं, इसी को हम आप, ये जो सूत्र पूरा इन सब के सापेक्ष जो एक सूत्र निर्मित होता है, इसी को हम आप क्या कहते हैं, यही हमारा शिक्षण सूत्र है। अब यहां पर कई तरह की चीजें आती हैं। अब शिक्षण सूत्र में कि पाठ का प्रारंभ कैसे करे, अब वह पाठ को सीधे पढ़ाना शुरू कर दे, या पहले पाठ से उसको जोड़ के पढ़ाए, या बच्चों का जो अनुभव है उसके आधार पर आगे की ओर बढ़े। अब जो बच्चों को ज्ञात है उसका स्थूल पक्ष है, उससे वह सूक्ष्म की ओर, अज्ञात की ओर जाए, पहले सामान्य चीजों को बताए, तब विशिष्ट को बताए। अब यह बहुत सारी चीजें जो थी कि कब और कैसे, कहां, किस रूप में बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करना है, बच्चों में रुचि को उत्पन्न करना है, यह सारी चीजों, यानी इन जिज्ञासाओं और प्रश्नों के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने अपने अनुभव और विचार, या यूं कह दें कि अपने अध्ययनों, अनुभव, विचार, और हम ये भी कह सकते हैं कि अपने अध्ययनों के आधार पर क्या किया, एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसे हम आप शिक्षण सूत्र के रूप में जानते हैं। अब यह शिक्षण सूत्र, जो हमारा शिक्षण सूत्र है, वह क्या होता है, यदि देखा जाए तो यह शिक्षण सूत्र एक मार्ग की ओर संकेत करता है, यानी शिक्षक को एक मार्ग दिखाता है कि अब हमें कैसे, किस तरफ लेके चलना चाहिए अपने प्रकरण को, पाठ को, या कक्षा के इंटरेक्शन, जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो कैसे चलना चाहिए। इन सब के साथ साथ फिर बात यहां तक हुई, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा शिक्षण सूत्र का रूप हुआ। अब शिक्षण सूत्र के संबंध में कि अधिगम प्रक्रिया, ये जो शिक्षण सूत्र है वह क्या करता है, शिक्षक
के लिए उस मार्ग की ओर संकेत करता है कि जिससे हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, कौन सी चीज? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, अब यहां पर जो शिक्षण सूत्र है यह क्या करता है? यह जो भी उसकी जिज्ञासा है, उसके प्रश्न हैं, उनके लिए मार्ग का संकेत करता है। वह क्या करता है? मार्ग का संकेत करता है कि जिससे क्या होता है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुस्पष्ट हो जाती है, सरल हो जाती है, प्रभावी हो जाती है और रुचिकर के साथ साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से यानी वैज्ञानिक हो जाती है। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? ये सुस्पष्ट हो जाती है, सरल हो जाती है, यानी अब यह इंटरेक्शन क्या होगा? सुस्पष्ट होगा, सरल होगा, प्रभावशाली होगा, रुचिकर होगा और वैज्ञानिक होगा। रुचिकर के साथ साथ वह कैसा होगा? वह वैज्ञानिक हो जाएगा। इसी पर रेमंड महोदय ने अपनी परिभाषा दिया है। रेमंड के अनुसार कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। शिक्षण सूत्र क्या करते हैं? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। किसने कहा? रेमंड महोदय ने, कि शिक्षण सूत्र क्या करते हैं? शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। तो किस तरह का पथ प्रदर्शन करते हैं? कि जिससे सिद्धांत से व्यवहार में सहायता, पथ प्रदर्शन करते हैं जिससे क्या होता है? सिद्धांत से व्यवहार में सहायक। रेमंड महोदय ने कि अब यह सूत्र, जैसे यहां पे हमने बताया मार्ग का संकेतन, संकेत के स्थान पर हम कह सकते हैं मार्ग का संकेतन करता है। अब वह संकेत की प्रक्रिया पूरे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या करती है? उसे सुस्पष्ट, सरल, प्रभावी, प्रभावशाली के रूप में हम कह सकते हैं और रुचिकर बना देता है, वैज्ञानिक तरीके पे ला देता है। तो यह उस जो सिद्धांत रूप है उसे व्यवहार में सहायक करने में सफल होती है, यस, उसे सहायता करती है। तो ये तो था। अब यहां पर हम बात करते हैं कि कुछ जो प्रमुख हमारे शिक्षण सूत्र हैं, वह शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, जहां से आपके प्रश्न निकलते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र है वह है सरल से कठिन की ओर। पहला शिक्षण सूत्र क्या है? सरल से कठिन की ओर। पहला शिक्षण सूत्र सरल से कठिन की ओर, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब यहां पर दो शब्द आपका है, पहले सरल चीज बच्चे को दी जाए, फिर कठिन चीज दी जाए। यानी सरल से लेकर चले हम, प्रारंभ करें पाठ का और कठिनता की ओर हम आगे बढ़े। तो इस सूत्र के अनुसार यदि हम बात करें तो क्या होगा कि शिक्षक को पढ़ाते समय पहले सरल पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करे। पहले वो क्या करेगा? पहले सरल पाठ्य वस्तु को प्रस्तुत करे और फिर वह धीरे धीरे कठिनता की ओर आगे बढ़े, कठिनता की ओर आगे बढ़े। इसका फायदा क्या होगा कि इससे जो विशेष फायदा होगा कि विद्यार्थियों की अपनी अधिगम योग्यता व क्षमता के प्रति एक आत्मविश्वास पैदा होगा।
अर्थात जो कमजोर छात्र होगा, सरल चीजों को पूछेंगे तो उसमें भी यह विश्वास जागृत होगा, उसका अपना आत्म बल मजबूत होगा, हम भी उत्तर दे सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं, और धीरे धीरे उसमें भी रुचि उत्पन्न होगी, उसकी जिज्ञासा उत्पन्न होगी, वह शिक्षण यानी अधिगम के लिए खुद को रेडी करेगा, तत्पर करेगा। तो ये पहला हमारा शिक्षण सूत्र है, सरल से कठिन की ओर। फिर दूसरा सूत्र क्या है? पहला सरल से कठिन की ओर हमने बात किया, फिर हम बात करते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। फिर दूसरा अनिश्चित से निश्चित की ओर, यह हमारा दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है? अनिश्चित से फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। तो अब इसका आशय क्या है? अनिश्चित से निश्चित की ओर की जब हम बात करते हैं तो अनिश्चित से निश्चित कि प्रारंभ में जब हम क्लास में इंटरेक्शन शुरू करते हैं, बच्चों से बातचीत शुरू करते हैं, तो प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता और अनिश्चितता होती है, यानी उनके विचार अस्पष्ट होंगे टॉपिक के प्रति और क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। धीरे धीरे क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया आप आगे बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी बातों को उनके सामने रखते हैं, तो उसका क्या अंतर आता है कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे परिपक्वता, मैच्योरिटी आती जाती है, यानी उस पाठ में उनके अपने नए नए अनुभव मिलते रहते हैं और वे स्पष्ट और निश्चित विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। तो पहले उनकी जो अनिश्चितता है उसे हम किस ओर लेके जाएंगे? निश्चितता की ओर लेके जाएंगे। फिर आपका मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर अगला शिक्षण सूत्र की बात हम करते हैं, किसकी? मूर्त से अमूर्त की ओर। अब मूर्त से अमूर्त की जब हम बात करते हैं, यानी फ्रॉम कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। अब यहां मूर्त से आशय क्या है कि छात्र पहले मूर्त वस्तुओं को, इसी को कई जगह पर स्थूल भी कहते हैं, यानी मूर्त को कहें, स्थूल कहें, तो यहां पर जो मूर्त वस्तु है या स्थूल वस्तु है उनसे परिचित होता है और उनके बारे में वो जानता भी है। जैसे आप बिल्कुल एलिमेंट्री स्कूल एज की बात आप करें या एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, प्रारंभ में बच्चों को परिचय कराने के लिए जो उनके मूर्त वस्तुओं के बारे में जानते हैं, हम वहीं से बात प्रारंभ करते हैं, वहीं से उनको आगे की ओर लेके चलते हैं। और फिर होता क्या है कि फिर इसके बाद वह इनसे संबंधित जो हमारे सूक्ष्म या अमूर्त विचार होते हैं, जो हमारे अमूर्त या सूक्ष्म विचार होते हैं, बच्चे उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों को जो मूर्त, कॉन्क्रीट है, स्थूल है, उनसे, जिनके बारे में बच्चे परिचित हैं, उनके बारे में जानते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे बच्चा किधर जाता है? वह इन्हीं से संबंधित जो उनके अमूर्त पक्ष हैं, अमूर्त विचार हैं या सूक्ष्म विचार हैं, उन सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करता है और मूर्त तथ्य सरल, वस्तुनिष्ठ और बोधगम्य होता है। जैसे बच्चे को हमें बताना है कलम के बारे में, तो अब बच्चे को हम जैसे ही एक कलम दिखाएंगे तो बच्चा बता देगा कलम है, तो ये तो उसका मूर्त रूप है। अब इसके बारे में, कलम के संबंध में बहुत सारे अमूर्त विचार हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, तो उन विचारों को वह धीरे धीरे पकड़ता है। तो हमारा क्रम कैसे होता है? शिक्षा शुरू करते हैं
तो शुरू करते समय हम क्या करेंगे कि छात्रों को पहले सरल और मूर्त व स्थूल पदार्थों से परिचित कराएंगे, या उनके परिचित स्थूल पदार्थों, मूर्त पदार्थों के विषय में हम बात करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, उन्हें अमूर्त या सूक्ष्म तथ्यों की ओर लेके जाते हैं। तो ये हमारा क्या है, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। फिर चौथा सूत्र की जो बात आती है वह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला सूत्र प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर की बात आती है। तो जब हम प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की बात करते हैं तो इसमें क्या है, फ्रॉम सीन टू अनसीन। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं के संबंध में ज्ञान प्रदान करेगा या करता है जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है। तो अब यहां पर वह सीधे उन तथ्यों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे जो उनके सामने है ही नहीं है, तो वह उसके बारे में बिल्कुल नहीं, और जो उनके सामने प्रत्यक्षता है, जो बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्षता है, पहले शिक्षक जो सफल शिक्षक होता है पहले उसी के बारे में जानकारी देता है। तत्पश्चात वह उन चीजों के विषय में ज्ञान प्रदान करेगा जो उनके सामने मौजूद नहीं है या जिन्हें वह देख नहीं सकता। तो यहां छात्रों को पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, यानी वो बच्चे के सम्मुख है। तब उसके बाद हम उन्हें क्या करते हैं, भूत या भविष्य के बारे में बताएं। यानी पहले हमें प्रेजेंट दिखाना है बच्चे को, ये है क्या, वास्तविकता क्या है, तब हम इसके पास्ट या फ्यूचर की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या कहता है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। फिर अगला सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला सूत्र की बात हम करते हैं, कौन सा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो यहां दो शब्द आपको मिला, एक विश्लेषण एनालिसिस और दूसरा संश्लेषण सिंथेसिस। विश्लेषण और संश्लेषण। तो यहां जब हम विश्लेषण और संश्लेषण की कि कोई भी समस्या है, जैसे टॉपिक है, अब वो बच्चे के लिए समस्या, आज का जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वह बच्चे के लिए क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक है। तो किसी भी समस्या का विश्लेषण क्या होगा, अपने से ही छात्रों को समस्या के बारे में स्पष्ट और निश्चित रूप में ज्ञान प्राप्त होता है। यानी वह उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा। विश्लेषण क्या है, टुकड़ों में बांटना। और विश्लेषण से जो प्राप्त सूचनाएं हैं उनका वह फिर क्या करता है, उनको जोड़ता है, अर्थात संश्लेषित करता है। पहले उन्हें टुकड़ों में बांटेगा, फिर उन्हें संश्लेषित करेगा, और फिर क्या होगा, जैसे ही तो वह बच्चा उसके बारे में अपनी राय, अपना विचार या अपनी आइडिया दे देगा। तो वही काम एक शिक्षक को भी करना है। तो शिक्षक क्या करेगा, अगर विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र की बात हम करते हैं तो यहां पर कि विश्लेषण और संश्लेषण वास्तव में देखा जाए तो यह एक दूसरे के पूरक हैं। बिना विश्लेषण के संश्लेषण नहीं, और संश्लेषण के बिना विश्लेषण औचित्यहीन है। यह क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों ही छात्रों के स्पष्ट तथा निश्चित और सुव्यवस्थित ज्ञान देने में सहायक है। तो ये हमारा सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फिर अनुभूति से युक्त की ओर हम अगला सूत्र लेके चल रहे हैं, कौन सा, अनुभूत
से युक्ति युक्त की ओर। अब यहां अनुभूत और युक्त युक्त दो शब्द आपको मिले। तो यहां अनुभूत की जब हम बात करते हैं तो अनुभूत वास्तव में देखा जाए तो अनुभूत है क्या? तो अनुभूत की बात आप करेंगे तो अंग्रेजी में इसी को कहते हैं कि एम्पेरिकल और रेशनल। अनुभूत से तर्क की ओर, युक्त युक्त की ओर, उसी को हम रेशनल भी कहते हैं। तो जो हमारी शिक्षण की बात होती है, इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात, ये पूरी क्या किसके लिए चल रही है? ये पूरी ट्राइपोलर प्रोसेस है और ये पूरी क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में का प्रारंभ हम क्या करते हैं? प्रारंभ अनुभूत या अनुभव, जो उसे पूर्व में अनुभव हो चुका है, उस अनुभूत या अनुभवों से करना चाहिए। और फिर उसके बाद अनुभूत जो भी सत्य है उसके सामने, जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसे युक्त युक्त चिंतन की ओर लेके चलना चाहिए, यानी तर्क की ओर उसे लेके चलना चाहिए। और शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव, जो अनुभूत है, वास्तव में ये क्या कहता है? ये कहता है, किसकी बात करता है? यह प्रत्यक्ष अनुभव, यानी बच्चे जो प्रत्यक्षतः अनुभव ले चुके हैं, उस प्रत्यक्ष अनुभव के बाद जब प्रत्यक्ष अनुभव है तो और उन्हीं के उदाहरणों के द्वारा तर्कयुक्त या तर्कपूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रत्यक्ष अनुभव और उदाहरण जो एग्जाम्पल्स हैं, तो उसके आधार पर उसे तर्कयुक्त या तर्क संगत बनाना चाहिए। यह शिक्षण सूत्र अनुभूत से युक्त युक्त की ओर की बात करता है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अगले सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला सूत्र जो हमारा है वह क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो अब विशिष्ट से सामान्य की ओर की जब आप बात करते हैं, यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, और इस सूत्र का जो आशय है, जो इसका तात्पर्य या अभिप्राय है, वह क्या है कि पहले छात्रों को या उनके सम्मुख या छात्रों के सामने हम क्या करें? विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करें, और बाद में जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किए थे, यानी उन्हीं उदाहरणों या दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत या सामान्य नियम निकलवाएं। तो ये क्या कहता है कि पहले हम बच्चों के सामने उदाहरण, और वो भी उदाहरण कैसे होने चाहिए? वो भी उदाहरण विशिष्ट उदाहरण, और इस विशिष्ट उदाहरण के आधार पर फिर हम क्या करते हैं? एक सामान्य नियम या सामान्य सिद्धांत निकलवाने की बात हम करते हैं। तो यहां जो भी टीचर है, जो भी शिक्षक है, पहले विशिष्ट तथ्य को रखेगा, उदाहरण रखेगा, दृष्टांत को रखेगा, और इन चीजों को बच्चों के सम्मुख क्या करता है? प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, यानी अपने क्लास के प्रेजेंटेशन में वह पहले इसी को रखेगा, और फिर उन उदाहरणों के माध्यम से उनके आधार पर सामान्य सिद्धांत तक पहुंचने के लिए उसे प्रोत्साहित करेगा। जैसे एक उदाहरण हम यहां ले रहे हैं, हिंदी मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, संधि आपको पढ़ाना है, और गुण संधि में
अब रमा धन ईश बराबर रमेश। फिर दूसरा उदाहरण बच्चे को दिया, महाधन ईश बराबर महेश। इसी तरह हम कुछ और विशिष्ट उदाहरण जो बच्चे को जानते हैं और उसे हमने बताया भी है कि रमाधनीश रमेश, महाधनीश महेश है। अब बच्चे ये जानते हैं, चूंकि संधि के पहले आप वर्ण या ध्वनि पढ़ा चुके हैं और ध्वनि में आपने वर्ण विभेदन संयोजन बताया है। अब यहां पर हम वर्ण विभेदन करा देते हैं। अब इसमें वर्ण विभेदन में जैसे रा है तो रा में दो, रा अक्षर में दो वर्ण हैं। कौन कौन से? रा हलंत धन आ। और मां में दो हैं, मां हलंत धन दीर्घ आ, फिर बड़ा धन का निशान ये और ई अपने में और शा हलंत धन आ। अब बराबर के बाद रमेश को आप विच्छेदित कर दीजिए, तो रमेश को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रा हलंत धन आ धन मा हलंत धन ए धन शा हलंत धन आ। और गणित के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि समान राशि समान चिन्ह के साथ बराबर के दाएं बाएं होता है तो वो आपस में कट जाएगा। तो इसमें आप देखिए रा आ मा ये समान है, रा आ मा समान है, फिर यह बड़ा आ है यहां नहीं है, ई है नहीं है, और शा आ आपका कट गया तो यहां बचा क्या? आ धन ई बराबर यहां क्या बचा? ए। इसी तरह है आप इसका भी वर्ण विभेद करेंगे तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा? आ धन ई बराबर ए। इसी तरह कई विशिष्ट उदाहरण हम देंगे और बच्चे के सामने फिर ये सामान्यीकरण यानी सामान्य नियम की तरफ लेके जाएंगे कि यदि प्रथम खंड का अंतिम ध्वनि आ है ह्रस्व अथवा दीर्घ और द्वितीय खंड की आरंभिक ध्वनि ई है तो इन दोनों के योग से जो विकार होगा यानी संधि का रूप बनेगा वह ए में परिवर्तित होगा। यह हमने एक रूप दे दिया। इसी में विश्लेषण से संश्लेषण का भी उदाहरण हम दे सकते हैं। पहले हमने विश्लेषित करके क्या किया? इसको टुकड़ों में किया और फिर उद्देश्य के सापेक्ष हमने इसको एक साथ किया, हमको ये रिजल्ट मिल गया। विश्लेषण से संश्लेषण की भी बात हो गई। अब हम अगले सूत्र की तरफ चलते हैं कि आगमन से निगमन की ओर। अगला शिक्षण सूत्र हम बात करते हैं अगला शिक्षण सूत्र है आगमन से निगमन की ओर। अब यहां एक शब्द आपका आगमन है और एक शब्द आपका निगमन है, अर्थात इंडक्शन टू डिडक्शन, इंडक्टिव और डिडक्टिव। तो यहां आगमन विधि की बात करते हैं। इसमें पहले हम उदाहरण देकर नियम की ओर लेके चलते हैं। पहले हम क्या करेंगे? इसमें आगमन में क्या होता है? उदाहरण से हम नियम की ओर चलेंगे और फिर निगमन में हम नियम से उदाहरण की ओर चलेंगे। यहां उदाहरण से नियम और इसमें नियम, यानी जैसे हमने अभी उदाहरण से नियम की बात की, अब बच्चे को हम निगमन विधि से वही चीज बताते हैं। जैसे रमा धन ईश, अब हमको नियम मालूम है कि अब निगमन की बात कर रहा हूं, नियम से उदाहरण की ओर। नियम मालूम है कि आ धन ई बराबर ए, ये नियम मालूम है। अब यहां पर अंतिम ध्वनि कौन सी है? आ है और यहां पर आरंभिक ध्वनि ई है, तो इन दोनों के योग से वह किसमें परिवर्तित हो गया? ए, और जो बचा है उतार लिया रा धन मा हलंत और इधर बचा श।
और माँ और ए मिलके, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर की विशेषता है कि उसके सामने हलंत युक्त या अर्धाक्षर व्यंजन होगा तो उससे मिलकर पूर्णता प्रदान करता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह रमेश। तो ये आगमन, पहले हमने उदाहरण दिया, अब ये निगमन का। तो यानी शिक्षण विधि कहता है आगमन से निगमन की ओर। फिर अगला शिक्षण सूत्र जो हमारा है, अगला शिक्षण सूत्र कहता है पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट मैक्सिम्स की बात करते हैं, वह कौन सा है, वह है पूर्ण से अंश की ओर, होल टू पार्ट। यानी पहले हम पूर्ण को लेकर चलेंगे, फिर अंश की बात करेंगे। तो ये जो हमारा शिक्षण सूत्र है, इसमें शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण यानी समग्र रूप में छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उनके सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे विभिन्न भागों के बारे में या विषय में उन्हें बताया जाए। यानी पहले पूर्णता को दिखाएं, फिर उसके एक एक पार्ट को उसे समझाते जाएं। और फिर हम बात करते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात हमारा नोन पक्ष है, जो नोइंग एस्पेक्ट होता है वह क्या है, ज्ञात से अज्ञात की बात करता है। तो ज्ञात से अज्ञात में यानी बच्चे का, जैसे आप लेसन प्लान बनाते हैं तो पहले लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसका ज्ञात पक्ष है। फिर आप इंट्रोडक्शन देते हैं, प्रस्तावना। तो अब यहां पर प्रस्तावना क्या करता है, इसी ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के मध्य कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है कौन, आपका प्रस्तावना कौशल। तो अब यहां पर पहले हम बच्चे के ज्ञात पक्ष पर जोर दें, फिर उस ज्ञात से हम उसे किधर लेके चले, उसे हम अज्ञात की ओर लेके चले। तो पहले पूर्व ज्ञान पर उसके प्रश्न करें, पूर्व ज्ञान के बारे में चर्चा करें, फिर अज्ञात यानी जो आज का टॉपिक है हम उधर की ओर चलें। तो ये आज के क्या थे, हमारे जो प्रमुख शिक्षण सूत्र थे, वो प्रमुख शिक्षण सूत्रों की चर्चा थी। और फिर हम मिलते हैं आपके साथ पुनः शिक्षण के अगले क्रम के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।